नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 20 तारीख से हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, और आज उससे पहले मैं आपको बताया था कि मैं आपको डेमो वगैरह डाल दूंगा। ठीक है, तो कई बच्चे बार बार फ़ोन करके मैसेज करके बोल रहे हैं कि सर क्लासेस कब से स्टार्ट है। तो मैंने आपको बता दिया था 20 तारीख से स्टार्ट है और डेमो 1-2 दिन में आ जाएगा। आज ही हम डेमो डाल देंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि जो ये क्लासेस रहेंगी, जो ये आएंगी, इनका फ़ायदा क्या होगा, या फिर ये कहें कि किस किस एग्ज़ाम में काम आएंगी हमारे। ठीक है, तो ये जो कोर्स है, पहली बात तो एक तो ये HCS और CAPF असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है, और आपका IAS, इसके तो पूरा इसको फिट करके या इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके स्टैंडर्ड के व्यू से बनाया गया है। क्लियर। और दूसरी बात, इसके अंदर क्या होगा, NCERT प्लस स्टैंडर्ड बुक्स दोनों को कवर करवाया जाएगा। और यहाँ ये नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पहले NCERT कवर करवाई जाएगी या फिर बाद में स्टैंडर्ड बुक। नहीं, कोई भी चैप्टर होगा उसको बेसिक से लेकर एडवांस तक लेके जाया जाएगा। NCERT क्या है बेसिक, स्टैंडर्ड बुक क्या है एडवांस, बस ये है दोनों में फ़र्क। ठीक है, और आपको पता है कि हरियाणा के अंदर C और D ग्रुप की वैकेंसी आने वाली है, वो तो HSC का विषय है। दूसरा, हरियाणा के अंदर A और B की वैकेंसी भी आने वाली है, यकीन मानिए। SCS की तो आएगी। ठीक है, 2024 से पहले एक SCS और आएगा। और दूसरी बात कि हरियाणा के अंदर A और B ग्रुप की भी आने वाली है। देखिए, जैसे अब अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो समझ लीजिए, A और B ग्रुप का मतलब है कि उसके जितने भी एग्जाम होंगे वो HPSC करवाएगा, और वो HCS के अंदर नहीं आते। ठीक है, वो HCS के अंदर नहीं आते। SCS का अलग होता है, उसमें SDM DSP ETO वगैरह बनते हैं। उसके अंदर क्या होगा, A और B ग्रुप के अंदर वो करवाएगा तो HPSC पर उसका अलग से नोटिफिकेशन आएगा, जैसे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ठीक है, इनकम टैक्स वाले और इनकम टैक्स ऑफिसर। और A ग्रुप के जितने भी असिस्टेंट, जितने भी ऑफिसर, A ग्रुप की जितनी भी वैकेंसी होती है ना, वो लगभग HPSC ही करवाएगा। HPSC और A और B ग्रुप की HPSC ही करवाता है आपका। ठीक है, जैसे HCS भी HPSC करवाता है, तो वो भी A और B की वो भी करवाता है। COD की HSC करवाता है, वो मैटर अलग है। ठीक है, एक बात। दूसरा, मैंने कहा कि आपको भाई ये जो क्लास है ये डेमो के लिए जाएगी, इकोनॉमिक की क्लास है, डेमो के लिए जाएगी, और 7 लेक्चर ज्योग्राफी के भी पढ़े हैं और पॉलिटी के भी पढ़े हैं, आप देख सकते हो। तो इकोनॉमिक्स को यहाँ समझने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको क्लासेस करवा दी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दी और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। यहाँ जो इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे, कहने का मतलब वो स्कूल के स्टैंडर्ड के बेस से नहीं पढ़ेंगे, या कहीं कि कॉलेज या 12th लेवल का जो स्कूल होता है उसके हिसाब से नहीं पढ़ेंगे। यहाँ जो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे हम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। ठीक है, क्या इकोनॉमिक्स को पढ़ के क्या हम जो हमारे देश की जो इकोनॉमिक्स है उसमें जो गड़बड़ियाँ हैं, उसमें जो डे बाय डे जो चेंज होते हैं, जो कोई भी निर्णय आते हैं, डिसीजन आते हैं, क्या हम उनको समझ पा रहे हैं। जैसे बजट आया, अब बजट के अंदर ये नहीं है कि आपने देखा कि किसको कितना मिल गया या क्या हो गया। ऐसे तो बजट जो आया था, मैं अभी सोच रहा था कि मैं बजट की क्लास ले लूँ, बट मेरे को ये लगा कि क्योंकि उसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी आएंगी, बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिर आपको सर ये क्या होता है। तो इसलिए पहले थ्योरिकल समझ के फिर प्रैक्टिकल हम अप्लाई करेंगे कि हाँ क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो इन क्लासेस का मतलब यही है कि बहुत डिटेल में जाएंगी ये क्लासेस, बहुत ज़्यादा डिटेल में। डिटेल का मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में। ठीक है, दूसरी बात, आपको क्या करना है, जैसे ही मैं आपको क्लास करवाऊंगा, आपको ना एज इट इज़ नहीं नोट करनी, पहले आराम से क्लास को देखना है, और जब वो आपको समझ में आ जाती है, देन आपको क्या करना है, अपनी लैंग्वेज में उसको लिखना है। ठीक है, और मैंने बताया था आपको स्पाइरल रजिस्टर ले लीजिए और उसमें अपना तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर। एक बात और, आज की जो क्लास है, जो बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास होगी अर्थशास्त्र की, और यकीन मानिए कि आगे जितने भी आने वाले चैप्टर्स हैं, चाहे वो GDP हो, चाहे वो नेशनल इनकम हो, चाहे इन्फ्लेशन हो, मॉनेटरी पॉलिसी हो, फिजिकल पॉलिसी हो, बजट हो, ठीक है, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, टैक्स वाला सिस्टम हो, GST हो, वो सारे चैप्टर की झलक आज की क्लास में आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, अगर मैं इनकी परिभाषा लिखवाना चाहूँ तो ये एक 2 लाइन की बात है, लिखवा के आपको बता दूंगा भी हाँ ये अर्थशास्त्र, ये अर्थव्यवस्था है। फिर वो एकेडमिक बात हो जाएगी, फिर वो +2 लेवल और आपका कॉलेज लेवल वाला सिस्टम हो जाएगा। फिर फ़ायदा क्या है कोर्स ज्वाइन किएगा। यहाँ तो कॉलेज में और जो भी जहाँ भी क्लासेज आपने +2 या कॉलेज में जहाँ भी पढ़ा होगा, अपने लेवल पे पढ़ा होगा। अब तो हम कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे हैं, इसको प्रशासन के लिए तैयार कर रहे हैं, उससे बड़ी बात। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ आपको व्यापक समझ चाहिए, और यकीन मानिए ये 2 शब्द है ना, ये बहुत बड़े शब्द हैं, पूरी इकोनॉमिक्स इनके अंदर छिपी हुई है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे निकाल पाते हो। ठीक है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स रहा भी ना हो ना, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ज़िंदगी में कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, बिल्कुल आप जीरो हो, पर अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, समझोगे, यकीन मानिए आपको गारंटी के साथ समझ में आएगा। और ये भी बात, अगर यहाँ किसी को समझ में नहीं आया ना,
मेरे से लिखवा के ले जाना स्टाम्प पेपर पे, उसको कहीं भी समझ में नहीं आएगी। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, ठीक है, जिसको यहाँ पे समझ में नहीं आई इकोनॉमिक्स या कोई भी सब्जेक्ट, उसको कहीं भी समझ में नहीं आएगा मैं लिखवा के ले जाना। क्लियर? तो ये आपका जो क्लास रहेगी डेमो क्लास रहेगी, ठीक है। और मैं आगे आपको दिखा दूंगा, जैसे ही आप ये चैप्टर खत्म होगा ना, जैसे ही क्लास खत्म होगी, पूरी इकोनॉमिक्स की झलक इसके अंदर होगी, पूरी इकोनॉमिक्स की झलक, वो सारा आपको दिख जाएगा सामने से, और सामने से बिल्कुल आप विजुलाइज करोगे, आंखों से देखोगे भी, हाँ वाकई में ऐसा होता है, बिल्कुल मतलब इसका फिट बैठ रहा है, हाँ इस शब्द का मतलब फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्द हमारे सामने लिखे हुए हैं अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, ठीक है। अगर हम दोनों शब्दों में देखें तो हमें कुछ चीज़ कॉमन मिलेगी, वो चीज़ कॉमन क्या है? अर्थ, ठीक है। दोनों में क्या है? अर्थ कॉमन है, अर्थशास्त्र में भी अर्थ कॉमन है और अर्थव्यवस्था के अंदर भी क्या है? अर्थ कॉमन है। अगर हम इस अर्थ का मतलब समझ जाते हैं तो समझिए हम इकोनॉमिक्स को समझ गए, और लगभग 30% इकोनॉमिक्स आज आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये इतना बेसिक चैप्टर है। अगर इसको किसी को ये समझ में नहीं आया ना आज का चैप्टर, तो उसको इकोनॉमिक्स आगे समझ ही नहीं आएगी। ये मेरे से लिखवा लो, हाँ वो धक्के से याद कर लेगा उसको, बट वो बात नहीं बनेगी जो बननी चाहिए। देखने में तो क्या लगता है, बिल्कुल छोटा शब्द है, दो अक्षरों का शब्द है अर्थ, पर इसका मतलब बहुत व्यापक है, ठीक है। तो इस अर्थ का क्या मतलब होता है? आप क्या सोच रहे हो? इस अर्थ का मतलब, अगर आप वो मीनिंग वाला अर्थ सोच रहे हो तो गलत है। हाँ, दूसरे कंटेक्स्ट में हम अर्थ का मतलब मीनिंग वाला ले सकते हैं, बट यहाँ गलत है, ठीक है। यहाँ क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा, अगर इस अर्थ का मतलब आप पैसा समझते हो, हाँ कुछ हद तक कह सकते हैं कि पैसा होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें पैसे का ही खेल है, कुछ हद तक पैसा कह सकते हैं। बट अगर क्या होगा, अगर आप इसका अर्थ पैसा लोगे तो समस्या ये होगी कि जो अर्थव्यवस्था है और अर्थशास्त्र है उसका अर्थ बड़ा नैरो हो जाएगा, यानी संकुचित हो जाएगा, बिल्कुल छोटा अर्थ हो जाएगा। और मैंने कहा कि इन दो शब्दों के अंदर पूरी इकोनॉमिक्स छिपी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका अर्थ बड़ा व्यापक होगा, ठीक है। तो इस अर्थ का मतलब हम पैसा भी नहीं लेंगे, पैसा हो सकता है, पर पैसा लेने से हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी, जो कि बस एक आपकी जेब में पैसे और आपके पैसे और जेब से रिलेटेड रह जाएगी, ठीक है। तो इस अर्थ का मतलब पैसा भी नहीं लेना है। तो इस अर्थ का क्या मतलब है? देखिए ध्यान से सुनना। इस अर्थ में वो सभी संसाधन शामिल हैं जिनके अंदर किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करने का गुण पाया जाए, ठीक है। ध्यान से सुनना, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि एक एक शब्द को समझना। मैं मान के चल रहा हूँ 0 आप। इस अर्थ में वो सभी संसाधन शामिल हैं जिनमें किसी वस्तु एवं सेवा को उत्पादित करने का गुण पाया जाए। अब देखिए एक एक शब्द को लिख लेते हैं, मोटे मोटे जो इंपॉर्टेंट है। एक तो आया संसाधन शब्द, दूसरा आया किसी वस्तु एवं सेवा, तीसरा आया उत्पादन करने का गुण पाया जाए। ये शब्द आए, ठीक है। तो सबसे पहले हम वस्तु और सेवा का मतलब समझ लेते हैं। वस्तु और सेवा का मतलब क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स एंड सर्विस। एक एक को डिटेल में कवर किया जाएगा। बेसिक का मतलब क्या है? एनसीईआरटी क्या है? बेसिक, एडवांस, स्टैंडर्ड बुक क्या है? एडवांस। तो ऐसा नहीं है कि वस्तु और सेवा का बाद में मतलब बताया, जो चीज़ें आएंगी ना, जो शब्द आएंगे, क्योंकि पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर क्या आना है? संसाधन, वस्तुएं, सेवा, उत्पादन, यही सब आना है। तो इसलिए जरूरी है कि जो भी आएगा नया शब्द, उसका अर्थ बिल्कुल व्यापक रूप से समझते चले जाएंगे, ठीक है। तो वस्तु क्या होता है, ठीक है। तो वस्तु क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गुड्स। तो गुड्स वो चीज़ होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं या फिर छू सकते हैं। अब जरा समझना, अगर मैं कहूँ ये क्या है, तो आप कहेंगे सर पेन है। अब आपने क्यों कहा ये पेन है? क्योंकि आपको इसका पता है। अगर मैं यहाँ कोई ऐसी वस्तु रख देता जिसका आपको पता नहीं है, जिसकी नॉलेज नहीं है आपको, तो आप क्या कहेंगे? आप उसका नाम तो नहीं बता सकते, तो तब आप क्या कहेंगे? सर क्या है, ये क्या है? कोई वस्तु है। तब आप क्या कहते हैं? सर ये वस्तु है, ठीक है। तो वस्तु वो चीज़ होती है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। तो जिस भी चीज़ को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं जिसका है टेंजिबल। जिसके लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो किया जाता है टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है वे वस्तुएं जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो क्या होती है? टेंजिबल। क्लियर? तो वस्तु का मतलब क्या हुआ? जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, वो कहलाती है वस्तु। दूसरा आया सेवा, अर्थात सर्विस, ठीक है। सर्विस भी वस्तु ही है, बट दिक्कत क्या है कि हम इसको ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर मैं कहूँ मैंने आपको पढ़ाया, तो आप बता सकते हो कि मैंने आपको कितना पढ़ाया? क्या आप माप के बता सकते हो? क्वांटिटी बता सकते हो उसकी? नहीं बता सकते, ठीक है। हाँ, देख के बता सकते हो कि हाँ इतना सेवा दिया या इतनी सर्विस दी, बता सकते हो? नहीं बता सकते, है ना। तो जो सेवा होती है वो अदृश्य होती है, उसको नहीं बताया जा सकता देख के। तो उसके लिए जो अदृश्य होती है, जिसको नहीं देख सकते, नहीं छू सकते, हाँ महसूस कर सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए आपको सर्विस मिली है, तो आप हाँ महसूस कर पाओगे, हाँ ये काम हुआ है, सर्विस मिली है, ठीक है। मान लीजिए आपका फ़ोन का रिचार्ज खत्म हो चुका है, ठीक है, आपने रिचार्ज करवाया,
तो अब दिखेगा तो नहीं, आपको कोई चीज़ तो नहीं मिलेगी, हाँ पर फील करोगे हाँ भाई सर्विस मिली है क्योंकि मेरा मोबाइल चल पड़ा है, ठीक है। तो जो सेवा होती है वो अदृश्य होती है, उसको ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, और उसके लिए जो यहाँ शब्द यूज़ किया जाता है वो किया जाता है इंटेंजिबल, इंटेंजिबल, ठीक है। तो कहीं भी आगे टेंजिबल इंटेंजिबल वस्तु और सेवा आए तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। एक शब्द आया उत्पादन, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन बेसिकली क्या है, प्रोडक्शन का मतलब है किसी भी चीज़ का निर्माण करना, किसी भी वस्तु या सेवा का निर्माण करना, क्योंकि पूरी इकोनॉमी के अंदर जो चीज़ शब्द यूज कर रहे हैं ना, चीज़, ये तो हम घरेलू रूप में करते हैं चीज़, और इसी को हम अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो वो क्या हो जाएगी, वस्तु और सेवा, ठीक है। किसी वस्तु या सेवा का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, उत्पादन। क्लियर। तो मैंने बताया कि इस अर्थ के अंदर वो सभी संसाधन, अभी संसाधन का मतलब नहीं बताया, थोड़ा धैर्य रखें, पेशेंस रखें, ठीक है। इस अर्थ के अंदर वो सभी संसाधन शामिल है जिनके अंदर किसी वस्तु एवं सेवा का उत्पादन करने का गुण पाया जाए। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, हमें पता है कि हमारे पास संसाधन 3 टाइप के होते हैं, इतना तो आपको थोड़ा थोड़ा तो नॉलेज होना चाहिए। जैसे आपको पता है, एक होता है प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, एक होता है भौतिक संसाधन, एक होता है मानवीय संसाधन। पूरी इकोनॉमी इन्हीं 3 टर्म पे टिकी हुई है। अगर इस अर्थ का मतलब समझ जाते हो तो अर्थशास्त्र का मतलब भी समझ जाओगे, अर्थव्यवस्था का मतलब भी समझ जाओगे, ठीक है। अब से समझना कि जो संसाधन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, भौतिक संसाधन और आपका मानवीय संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स। तो इसी को हम कई बुक्स में आप इसको ऐसे पढ़ते हैं कि प्राइमरी रिसोर्स, प्राथमिक संसाधन, द्वितीयक रिसोर्स, द्वितीयक संसाधन, और आपका टर्चरी यानी तृतीय संसाधन। क्लियर, मतलब वही है। प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से फ्री में मिलते हैं, ठीक है, जो हमें प्रकृति से क्या मिलते हैं, मुफ्त मिलते हैं, वही होता है प्राकृतिक संसाधन, जो प्रकृति से, नेचर से फ्री में मिले। अब आप जरा सोचिए कि इस प्रकृति से हमें क्या क्या फ्री में मिलता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इन संसाधनों का इस अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था से क्या मतलब है। देखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, और जैसे ही मैं इसको लिंक करूंगा तो आपको पूरी इकोनॉमी की झलक इसी में दिख जाएगी। और जैसा कि मैंने जो चैप्टर के नाम लिए, जीडीपी, ठीक है, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, वो सारा कुछ इसी में आपको टेक्स्ट सब दिख जाएगा, बस थोड़ा सब्र रखिए। तो प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से क्या मिलते हैं, मुफ्त मिलते हैं, फ्री मिलते हैं, ठीक है। अब जरा समझिए, अगर मैं उदाहरण देना चाहूँ तो प्रकृति से हमें फ्री क्या मिलता है, एक मिलती है भाई कृषि, ठीक है। तो कृषि क्या है, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है, ठीक है, जो क्या हो प्रकृति से फ्री मिले। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर कृषि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, ये क्या फ्री में मिलता है। आपको लग रहा होगा कि सर कृषि तो किसान करता है, फ्री में तो नहीं मिलता, कि किसान जब तक अगर करेगा नहीं तो उसकी पैदावार कैसे होगी, या उसके घर में धान या गेहूँ कैसे आएगा। तो कृषि प्राकृतिक संसाधन कैसे हो गया। और प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा ये है कि जो हमें प्रकृति से फ्री मिले, मुफ्त में मिले, उसको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ये क्वेश्चन तो आपके माइंड में आना चाहिए कि कृषि प्राकृतिक संसाधन कैसे होगा। अब जरा समझना, जो कृषि है वो भाई आपका प्राकृतिक संसाधन ही है। क्यों है, क्योंकि जो किसान होता है ना, वो इसमें क्या करता है, सहयोग करता है। किसान किसी भी फसल के निर्माण में सहयोग करता है, बस वो फसल को उपजाता नहीं है, ठीक है। उसका सिर्फ क्या, किसान की सिर्फ क्या होती है, कृषि के अंदर सिर्फ हेल्प होती है, और दूसरा कोई काम नहीं होता, वो बस सिर्फ सहयोग करता है। बाकी जो कृषि होती है वो प्राकृतिक रूप से नेचुरली होती है। इसका क्या मतलब हुआ, किसान का काम है, जैसे मान लीजिए गेहूं का उत्पादन करना है, तो किसान का काम है गेहूं के बीज लगाना, रोपना, उसका पानी देना, उसकी कटाई करना, सिर्फ इतना काम है। बीज लगाने से लेकर आपको पता है उसका फिर छोटा पौधा होगा, फिर बड़ा पौधा होगा, फिर कली आएगी, यहाँ तक फाइनल प्रोसेस जब तक वो कली आ जाएगी, बीज से लेकर कली तक के बीच की जो प्रोसीडिंग है ना, जो बीच की जो प्रक्रिया है, वो नेचर के द्वारा तय होती है, वो किसान के द्वारा तय नहीं होती। इसलिए हम कहते हैं कि कृषि क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। अगर नहीं समझ में आया, एक एग्जांपल और देता हूँ। अगर आपको भी डाउट हो कि कृषि तो सर किसान करता है, ये प्राकृतिक, ये फ्री कैसे हो सकता है, देखिए, किसान के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो रबी की फसल को खरीफ के मौसम में उगा दे और खरीफ की फसल को रबी के मौसम में उगा दे। क्या ये संभव है, नहीं। अगर ये संभव नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि कृषि क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि ये हमें प्रकृति से फ्री में मिलता है, ठीक है। तमाम जितने भी कृषि के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, प्राकृतिक संसाधन। इस कृषि के अंदर ऐसा नहीं है कि गेहूं और आपका धान ही है, तरह तरह की जो सब्जी पालन होगा वो भी कृषि है, ठीक है। बागवानी होगा, मैं लिख देता हूं, सब्जी पालन, बागवानी,
वो भी इसी के अंदर आएगा, कृषि के अंदर ही, ठीक है, वो भी प्राकृतिक संसाधनों के अंदर आएगा। दूसरा आप देखेंगे मत्स्य, फिशरीज। मछली भी क्या होती है, प्रकृति ही बनाती है, नेचर ही बनाती है। अगर आपको लग रहा है कि मछली को दूसरी को मछली, छोटी मछली को मछली जन्म देती, नहीं, ये नेचर ही बनाती है। तो ये भी क्या है, ये भी हमें नेचर से मिलती है। ये भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन। आपने देखा होगा कि मान लीजिए कहीं पे कुछ बड़ा खड्डा है, अगर बरसात में पानी आ जाता है तो आप देखेंगे थोड़े दिनों के बाद वहाँ मछली पैदा हो जाती है। वहाँ मछली कहाँ से आई? तो कहने का मतलब ये क्या है, प्रकृति ही बनाती है, हमें प्रकृति से फ्री मिलती है। तो ये क्या कहलाता है, मत्स्य प्राकृतिक संसाधन के अंदर आएगा। पूरी वन संपदा, वो भी क्या आएगी, प्राकृतिक संसाधन के अंदर। आपको पता है कि चाहे वो किसी भी प्रकार का वृक्ष हो, ठीक है, जंगल हो, वो सारे क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन के अंदर आते हैं। जंगल को कोई उगाता थोड़ी ना है, बारिश आई, नेचर के जरिए अपने आप फ्री में उग जाता है। आपने देखा कि भी जंगल की कोई खेती होती है, रोपाई होती है, वो भी तो प्रकृति बनाती है। आपने देखा होगा जब पतझड़ आती है तो सारे वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं, वो भी प्रकृति का खेल है, नेचर का खेल है। तो सारा किस में आएगा, प्रकृति में। तो वन संपदा भी किस में आएगी, प्रकृति में। सभी प्रकार के खनिज, ठीक है, खनिज मिनरल्स, वो भी क्या आएंगे, प्रकृति के अंदर आएंगे। अब यहाँ दो शब्द आते हैं खनिज में, एक होता है खनन और एक होता है उत्खनन। एक एक को समझना, एक एक शब्द को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूछ भी लिया एक बार इंटरव्यू में IAS के कि खनन और उत्खनन का में क्या अंतर है, ठीक है। और दुर्भाग्यवश उस व्यक्ति को उसका मतलब नहीं पता था, और जबकि ये विषय उसका था, ठीक है। इसको बोलते हैं माइनिंग, एक को बोलते हैं क्वेरिंग, ठीक है, माइनिंग, इसको बोलते हैं क्वेरिंग। खनन समझते हो, खनिज समझते हो, जो हम कहाँ से निकालते हैं, धरती के नीचे से, पृथ्वी के नीचे से। अगर हम कोई ऐसा खनिज पदार्थ जो हम धरती के ऊपरी परत से ही निकाल लें तो वो कहलाती है प्रक्रिया खनन। यदि हम किसी खनिज या मिनरल्स को बिल्कुल धरती के ज़्यादा गहराई से निकालते हैं तो वो प्रक्रिया कहलाती है उत्खनन। जैसे मान लीजिए ये हमारी क्या है, मैं अब ये पृथ्वी के एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ले लेता हूँ मैं, जैसे ये पूरी पृथ्वी गोल है ना हमारी, वो समझेंगे आगे कि गोल है कि क्या है। तो अगर मान लीजिए कोई नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स भी बोल सकते हैं, या फिर कोई खनिज पदार्थ अगर यहाँ तक, ठीक है, ऊपरी स्तर में ही खोदने के बाद मिल जाता है तो ये प्रक्रिया कहलाएगी खनन, ठीक है। अगर कोई रिसोर्स या कोई प्राकृतिक संसाधन या कोई खनिज अगर यहाँ तक गहराई में खोदने से मिल रही है, अगर उसको गहराई में खोद कर प्राप्त कर रहे हैं तो वो प्रक्रिया कहलाएगी उत्खनन, ठीक है। तो ये भी किसके अंतर्गत आता है, आपका प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत। तो ये मोटे मोटे विषय हैं जो हमारे क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं, और ये हमें क्या मिलते हैं, प्रकृति से फ्री मिलते हैं, इसको कोई बनाता नहीं है, ठीक है। अब देखिए, इस भौतिक संसाधन के अंतर्गत वो सभी संसाधन आते हैं जो इनको ज़्यादा उपयोगी बनाते हैं, जिनका हम प्रत्यक्ष रूप से यूज़ नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है, जैसे एक एक को समझते हैं। ये समझ में आ गया कि भौतिक संसाधन के अंतर्गत वो सभी संसाधन आएंगे जो क्या करते हैं, इस प्राकृतिक संसाधनों को क्या करते हैं, ज़्यादा उपयोगी बनाते हैं। पहले एक एक को समझना, और फिर जैसे ही समझ में आ जाएगा फिर नोट करना, ठीक है। और आपको याद करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो इस प्राकृतिक संसाधन, इस भौतिक संसाधन में वो सभी संसाधन शामिल हैं जिनका यूज़ हम एक तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते, ठीक है। और ये जो प्राकृतिक संसाधन है, ये जो जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, इनको और अधिक उपयोगी बनाने के लिए हमें भौतिक संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। जरा समझना, क्योंकि हम इनका डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कृषि से मान लीजिए हमने गेहूं का उत्पादन किया, ठीक है। तो अब मेरे को बताइए, क्या आप गेहूं को ऐसे ही खा जाओगे? जैसे मान लीजिए प्रकृति ने गेहूं दे दिया बना के किसान की सहायता से, ठीक है। तो क्या आप गेहूं को ऐसे ही खा जाओगे? नहीं खाओगे, क्योंकि आप तो आटा खाते हो, ठीक है। आप तो क्या खाते हो? आटा खाते हो। और आटा बनाने के लिए भाई आपको क्या चाहिए, उसका रूप बदलना पड़ेगा, अर्थात आपको चाहिए मशीन, ठीक है। तो इस भौतिक संसाधन के अंतर्गत वो सभी मशीनें शामिल होती हैं जो इसको क्या कर देती हैं, और उपयोगी बना देती हैं। जैसे आप मछली ले लीजिए, क्या मछली को आप डायरेक्ट खा लोगे, प्रत्यक्ष रूप से खा लोगे? कुछ अपवाद छोड़ दीजिए, अपवाद लोगों को मत गिनिए, कुछ अपवाद लोग होते हैं जो खा जाते हैं, ठीक है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो मत्स्य होता है या जो मछली होती है, उसको आप डायरेक्ट तो नहीं खाते कभी भी। उसको हम कैसे खाते हैं? उसको हम पका के खाते हैं। किसकी सहायता से? गैस की सहायता से। गैस क्या है? एक तरीके की आपकी मशीन ही है। क्लियर, ठीक है। दूसरा, वन संपदा। इस वन संपदा के अंतर्गत क्या आता है? लकड़ी आती है। क्लियर। क्या हम डायरेक्ट लकड़ी का यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सिर्फ उसको हम क्या कर सकते हैं? जलावन में यूज़ कर सकते हैं।
अगर हमें इसका और अच्छा उपयोग बदलना हो, और अच्छा रूप बदलना हो, तो लकड़ी का पहले हम क्या बनाएंगे, फट्टे। ठीक है, फट्टे समझते हो ना। दूसरा हम क्या बनाएंगे, उसके बाद फट्टों के बाद हम क्या बनाएंगे, उसके दरवाजे। तो कहने का मतलब लकड़ी को हमने डायरेक्ट यूज नहीं किया, बट हमने उसका रूप परिवर्तित करके हमने उसका क्या कर लिया, उपयोग कर लिया। क्लियर। तो पूरे इस भौतिक संसाधन के अंतर्गत वो सभी संसाधन आएंगे जिनकी सहायता से हम इनका क्या कर लेंगे, रूप बदल लेंगे। क्लियर। दूसरा, जितने भी खनिज पदार्थ हैं, अब जरा समझना कि खनिज पदार्थ हमने धरती से निकाल लिए। जैसे मान लीजिए हमने कोयला निकाल लिया, हमने सोना निकाल लिया, तो जैसे ही हम निकालते हैं तो क्या वो उसको डायरेक्ट हम यूज़ कर पाएंगे, नहीं, उसमें कई अशुद्धियाँ भी तो होती हैं। तो उसको क्या करते हैं हम, मशीन के जरिए क्या करते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं। तो कहने का मतलब कि प्रकृति से जो हमें संसाधन मिले हैं उनका हम प्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं कर सकते। इसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, भौतिक संसाधनों की जरूरत पड़ती है, और इन्हीं भौतिक संसाधनों की सहायता से हम प्राकृतिक संसाधनों को यूज़ करने योग्य या उपयोग करने योग्य बना पाते हैं। क्लियर। इस भौतिक संसाधन में तमाम वो सारी मशीनें आएंगी जिनसे हम इन प्राकृतिक संसाधनों का रूप बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आटा चक्की लगा ली, वो भी तो क्या है, मशीन है। ठीक है, अब आटा चक्की लगा ली, तो आटा चक्की के लिए कच्चा माल क्या है, आपका गेहूं। जैसे ही गेहूं आटा चक्की में जाएगी और वो पीसेगी, तब जाकर वो आटा बनेगा, तब हम उसको यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब इस प्राकृतिक संसाधन के अंदर जो हमें संसाधन मिलते हैं वो हमारे रॉ फॉर्म में होते हैं, ये भी कह सकते हैं आप कि वो कच्चे पदार्थ के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल के फॉर्म में होते हैं। क्लियर। और इसी भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है निर्माण व विनिर्माण क्षेत्र। ठीक है, इस भौतिक संसाधन को हम क्या बोलते हैं, निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र भी बोलते हैं, निर्माण व विनिर्माण। अब एक एक शब्द को समझना, बहुत व्यापक अर्थ है इस अर्थव्यवस्था के, और जैसे ही आप इसका मीनिंग समझोगे तब समझ पाओगे कि हाँ वाकई में अर्थव्यवस्था क्या है। और पढ़ने का तरीका भी मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। ऐसे तो आप पढ़ते आ ही रहे हैं, पहले से भी पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, निर्माण को कहते हैं कंस्ट्रक्शन और विनिर्माण को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, आपने दो शब्द सुने होंगे, निर्माण और विनिर्माण। आपको लग रहा है कि देखिए निर्माण और विनिर्माण में तो आप फंस सकते हो कि हाँ चलो अलग अलग मीनिंग हो सकता है, पर कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि दोनों का मीनिंग एक है, नहीं, जबकि दोनों का मीनिंग क्या है, अलग अलग है। ठीक है, और हमने दोनों शब्दों को किस में डाला, भौतिक क्षेत्र में। ठीक है, भौतिक संसाधन में। और भौतिक संसाधन का मतलब ये क्या होता है, सेकेंडरी रिसोर्स होते हैं, ये प्राइमरी और ये टर्शरी। ठीक है, तो बेसिकली इस सेकेंडरी रिसोर्स को, द्वितीय संसाधनों को या भौतिक संसाधनों को हम निर्माण या विनिर्माण क्षेत्र भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं अभी समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि हम इनका प्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं कर सकते, इनका रूप बदलकर तब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों शब्द अलग अलग हैं, दोनों के अर्थ भी क्या है, अलग अलग है। कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत क्या आता है, जब हम प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का रूप बदलकर उसका यूज करते हैं तो वो कहलाती है प्रक्रिया कंस्ट्रक्शन। और मैन्युफैक्चरिंग क्या है, जब प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का रूप बदलकर हम उसका यूज करते हैं तो वो कहलाती है मैन्युफैक्चरिंग। अब दोनों तो डेफिनेशन एक है, तो अलग अलग कैसे हुई, देखिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। आपने देखा होगा कि कहीं आपने कोई सामान खरीदा, मान लीजिए पेन खरीदा, इस पेन का जो बॉक्स होगा ना उस पर क्या लिखा होगा, मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखा होगा। और जैसे ही आप देखेंगे कि मान लीजिए आपका स्कूल बन रहा है, आपके गांव में या कहीं शहर में विद्यालय बन रहा है, स्कूल बन रहा है, तो वहाँ क्या कहेंगे आप कि मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है, वहाँ क्या कहते हैं आप, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आपके आसपास कहीं रोड बन रही है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, नहीं, आप क्या कहेंगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अगर आपके आसपास कहीं डैम बन रहा है, बांध बन रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि रोड बन रहा है, नहीं, आप क्या कहेंगे सर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ठीक है, और जैसे ही आप कहेंगे, जैसे मान लीजिए कहीं पे बॉक्स बन रहे हैं, ठीक है, कहीं पे मान लीजिए साइकिल बन रही है, कहीं पर क्या कार बन रही है, कहीं पर स्कूटर बन रहा है, कहीं पर फ़ोन बन रहा है, तो वहाँ क्या देखेंगे आप, वहाँ सर कहेंगे सर यहाँ तो क्या बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये कंस्ट्रक्शन यूनिट है। दोनों शब्द अर्थ तो अलग अलग हैं, ठीक है, तो दोनों का अर्थ भी अलग अलग होगा। तो कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत क्या होता है कि प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का रूप बदलकर उसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग में भी क्या होता है कि नेचर से प्राप्त रिसोर्सेज का रूप चेंज करके हम उसका यूज़ करते हैं। बट यहाँ जो मेन डिफरेंस, एक डिफरेंस है, वही मेन है, वो ये है कि मान लीजिए जब कंस्ट्रक्शन की बात आएगी तो उसका जो यूज़ होगा वो लोकलाइज्ड होगा, लोकलाइज्ड, या इसको आप ये बोल सकते हो सेंट्रलाइज्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि उसका यूज़ एक बिंदु पर होगा,
उसमें गतिशीलता नहीं पाई जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए आपको ये तो समझ में आ गया कि जब रोड बनता है, ब्रिज बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या होगा, लोकलाइज्ड होगा, एक बिंदु पर होगा, उसमें गतिशीलता नहीं पाई जाएगी। अगर आपको रोड देखना है तो आपको वहाँ क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अगर आपको डैम देखना है, आपको जाना पड़ेगा, डैम आपके पास नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर गतिशीलता नहीं पाई जाती, इसके अंदर मूवमेंट नहीं पाई जाती। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि प्रकृति से प्राप्त रिसोर्सेज का रूप परिवर्तित करके जब हम इसका उपयोग करते हैं, इसमें क्या होता है, इसका यूज डिसेंट्रलाइज होता है, लोकलाइज नहीं होता। इसका यूज क्या होता है, डिसेंट्रलाइज। इसका जो यूज होगा वो क्या होगा, डिसेंट्रलाइज। आपने देखा होगा कि मान लीजिए पेन अभी यूज कहाँ कर रहा हूं मैं, अपने घर में, पर ये आप यकीन मानिए बना तो कहीं और होगा, है ना। ये बुक जो मैं, ये जो पेज है जहां पे मैं लिख रहा हूं, यूज मैं यहां कर रहा हूं, बट ये बने कहीं और होंगे। तो ये कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग। मान लीजिए पेन है, मान लेते हैं हम 2 मिनट के लिए कि इसका निर्माण दिल्ली हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन कहाँ हो रही है, इसकी निर्माण कहाँ हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रहा है, दिल्ली। और यूज कहाँ कर रहा हूं मैं इसको, पंचकूला में। तो डिफरेंस समझ रहे हो। डिसेंट्रलाइज का मतलब यही होता है कि जहां इसका निर्माण हो रहा है वहां तो यूज होगा ही होगा, उसके अलावा कहीं और भी यूज हो सकता है। और जबकि लोकलाइज्ड या सेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि जहां उसका निर्माण हुआ वहीं पर उसका यूज होगा। रोड को देखने के लिए आपको खुद जाना पड़ेगा, रोड आपके पास नहीं आएगी। क्लियर है। तो निर्माण और विनिर्माण में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे गेहूं, ठीक है। गेहूं से आपने मशीन का यूज करके आटा मिल लेके गए चक्की में, और आपने क्या बना लिया, आटा, ठीक है। तो गेहूं क्या था, प्राकृतिक संसाधन। आटा क्या हो गया, ये भी क्या है, एक संसाधन या वस्तु ही है। अब प्राकृतिक संसाधन का आपने क्या कर दिया, रूप बदल दिया। प्राकृतिक संसाधन का क्या बदल दिया, यानी प्रकृति से प्राप्त रिसोर्सों का आपने क्या कर दिया, रूप बदल दिया, ठीक है। तो पहली बार जब आप रूप बदलते हो ना, पहली बार, तो वो प्रक्रिया कहलाती है निर्माण, ठीक है। वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, निर्माण। और आपको पता है आटा से भाई ब्रेड बन सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बार जब रूप परिवर्तित होगा, दूसरी बार, सेकंड बार, तो वो प्रक्रिया कहलाएगी विनिर्माण। क्लियर। अब जरा समझना, ब्रेड से भी तो आप समझ सकते हो ना, ब्रेड से क्या बनता है, केक बनता है, ब्रेड से ही बनता है ना केक। तो अब क्या कहेंगे, अब भी तो रूप बदल चुका है इसका, ब्रेड अलग चीज है, केक अलग चीज है, अब भी इसका रूप बदल चुका है। अब क्या कहेंगे, निर्माण या विनिर्माण, अभी भी क्या कहेंगे, निर्माण, विनिर्माण। तो किसी भी प्राकृतिक संसाधन का जब पहली बार रूप बदलेगा तब निर्माण, और उसके बाद जितनी मर्जी बार रूप बदलेगा वो प्रक्रिया कहलाएगी विनिर्माण। और निर्माण का यूज सेंट्रलाइज होता है, विनिर्माण का यूज आप देखेंगे डिसेंट्रलाइज होता है। क्लियर। ये होता है निर्माण और विनिर्माण का अंतर। अगर कहीं इंटरव्यू में या 1-2 नंबर में या 4-5 नंबर में कहीं आपसे पूछा जाए तो आप आराम से बता पाओगे किसी को भी, ठीक है। और दूसरा, आप कहीं भी ये डिबेट कर सकते हो, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु, किसी से पूछ सकते हो कि कोई वस्तु है, अगर उस पर मैन्युफैक्चरिंग लिखा है तो कंस्ट्रक्शन लिखा है, तो दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। और हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर बेसिकली कि प्राकृतिक संसाधनों को क्या कर रहे हैं, उनका रूप परिवर्तित करके उनका उपयोग योग्य बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पूरी इकोनॉमिक का सार इसी में मैंने बताया था आपको, छिपा हुआ है। आपको पता है कि ये हमारा भारत है। आज पूरे वर्ल्ड में जो अर्थव्यवस्थाएं हैं कैसे काम करती हैं, आपको एक एग्जांपल समझ में आ जाएगा। ये मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है बट फिर भी समझ लीजिए, ठीक है। ये भारत है। भारत का जो क्षेत्रफल आज है, यकीन मानिए 1947 में भी रहा होगा, ये तो मानते हो। भारत का जो क्षेत्रफल आज है 2022 में, तो 1947 में भी वही रहा होगा। क्षेत्रफल में तो कोई वृद्धि नहीं हुई होगी ना, क्षेत्रफल में तो वृद्धि नहीं हुई होगी। तो हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएं कैसे उसको हम आगे अमेरिका की तरह लेके चले जाएं, कैसे हम अमेरिका से आगे चले जाएं या ब्रिटेन से आगे चले जाएं, उसका फंडा समझिए। क्योंकि ये चीज़ जो है ना, ये जो रिसोर्स है, ये क्या है, फिक्स है। ये चीज़ क्या है, फिक्स है हमारे पास, इसका आप बढ़ा घटा नहीं सकते इसको। ये फिक्स है, पहले भी इतना था, अब भी इतना है। अब हमें क्या करना है, इसी फिक्स रिसोर्स में क्या करना है, उस प्रोडक्शन को क्या करना है, बढ़ाना है और नई नई चीज़ें लेके आनी है। तो ये तो हमारा फिक्स है। अब इन्हीं में से हमें प्रोडक्शन को क्या करना है, बढ़ाना है, इसी में से प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बिस्किट आज तो नहीं हम खाते, बिस्किट तो पहले भी खाते थे, आज से 20 साल पहले भी खाते थे। बट आज आप देखेंगे कि जो बिस्किट है, आपको तरह तरह टाइप के बिस्कुट मिल जाएंगे, ठीक है, तरह तरह टाइप के बिस्किट मिल जाएंगे। हमारे टाइम में क्या होता था, पार्ले जी। अब आपको गुड्डे, फुड्डे, तरह, मेरे को तो कई नाम याद नहीं है, पर ये तो आप समझते हो ना कि तरह तरह वैरायटी के आपको बिस्किट मिल जाएंगे। अब जरा थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या जो इस तरह अभी जो हमें प्रेजेंट में तरह तरह टाइप के विभिन्न प्रकार के जो बिस्किट मिलते हैं, क्या वो सोने से बनते हैं, क्या वो किसी और मटेरियल से बनते हैं? अरे भाई, बनते तो वही मैदा और आटा से ही बनते हैं ना।
बनते तो वही हैं, मैदा आटा पहले भी होता था। तो हमने क्या किया, हम नई नई चीज़ें लेके आए, नए नए रिसोर्स लेके आए, नए नए मशीनरी लेके आए, हमने क्या कर दिया, उसका रूप बदल दिया, सिर्फ रूप बदल दिया। ठीक है, अब आज खुद ये समझिए, ये जो वस्तु है, जो केक है, आज से 10 साल पहले किसको पता था केक होता है? आज तो सबको पता है कि बर्थडे पे केक आता है, किसी भी कोई नई चीज़ होती है तो वहाँ केक आ जाता है। आज से 10 साल पहले आपको इसके बारे में पता था? नहीं। हमने क्या किया, हमने अपने लोगों को कुशल बनाया, लोगों को शिक्षा दी, हमने तरह तरह के प्रयोग किए और इन्हीं केक की, इन्हीं ब्रेड की सहायता से हमने केक बनाए। और यकीन मानिए कि आगे आने वाले समय में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इस केक से हम कोई और आइटम बना लें। और जैसे ही हम आइटम बनाते रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इस सेकेंडरी सेक्शन के अंदर क्या होगा, वैल्यू एडिशन होगा। हमेशा याद रखेंगे, इसमें क्या होता है, वैल्यू एडिशन होता है। इसको समझिए, वैल्यू एडिशन क्या होता है। गेहूं अगर 20 रुपए की थी तो आटा आपको 20 रुपए का नहीं मिलेगा। देख लीजिए, 20 रुपए अगर आपको गेहूं मिलती है तो आटा आपको कम से कम 35 रुपए मिलेगा। तो यहाँ से जो वैल्यू एडिशन हुआ, इसी वजह से कहते हैं कि ये जो सेकेंडरी सेक्टर होता है ये वैल्यू एडिशन होता है। तो वैल्यू एडिशन करके हमने क्या किया, इसकी कीमत को और बढ़ा दिया। अब देखिए, गेहूँ 20 रुपए की थी, आटा हो गया 35 का। अब बताइए, 1 किलो गेहूँ ला लेते हैं, ठीक है, हम 1 किलो मान लेते हैं। 1 किलो गेहूँ से हमने क्या किया, 1 किलो आटा बना दिया। क्योंकि द्रव्यमान तो सेम रहेगा ना, थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज होगी, मास तो सेम रहता है, अगर नहीं है तो साइंस भी तो पढ़ाऊंगा ही, हो जाएगा क्लियर। ठीक है, 35 रुपये का क्या हो गया, आटा हो गया। 1 किलो आटा की वैल्यू कितनी होगी, 35। अब मेरे को बताइए, जब 1 किलो आटा से आप बिस्किट बनाओगे ना, तो उसकी वैल्यू 1 किलो आटा से आप ब्रेड बनाओगे तो ब्रेड की वैल्यू क्या होगी 1 किलो आटा से? तो कम से कम भी मैं मान के चलता हूँ 70 से 80 रुपये का ब्रेड बन जाएगा। ठीक है, इतनी कीमत तो का ब्रेड तो बन ही जाएगा। ठीक है, 1 किलो आटा में बहुत ब्रेड बन जाते हैं। ठीक है, दूसरा, जैसे ही हम ब्रेड से केक बनाएंगे तो केक में आप लग रहा है आपको कि केक 70-80 से कम रहेगा? नहीं, केक क्या होगा और वैल्यू बढ़ेगी, 150 रुपये का या 200 रुपये का। तो 20 रुपये की वैल्यू कहाँ चली गई, 150 रुपये में। तो हमने उसी चीज़, उसी फिक्स, गेहूँ फिक्स थी, कृषि का क्षेत्र फिक्स था, उसी चीज़ फिक्स चीज़ को हमने उसका रूप बदल कर, उसमें वैल्यू एडिशन कर करके हम नई चीज़ ले आए। और उपभोक्ता की एक टेंडेंसी होती है, कंज्यूमर की एक टेंडेंसी होती है कि उसको नई वस्तुएं पसंद होती हैं। ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स के अंदर है, सभी को जोड़ के पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तभी आप समझ में आएगी चीज़ें, तभी सारे फंडे आपको क्लियर दिखाई देंगे। क्लियर? तो कहने का मतलब, ये जो भौतिक संसाधन है ना, सेकेंडरी रिसोर्सेज हैं, द्वितीयक संसाधन बोलते हैं जिसको, इसके अंतर्गत क्या होता है, किसी भी वस्तु का वैल्यू एडिशन होता है। और अब जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, जो बड़े बड़े किसी हर देश में अर्थशास्त्री होते हैं, जो वो सरकार को सलाह देते हैं, वो क्या देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि भैया तुम क्या करो, इनसे क्या करो, इन्हीं रिसोर्स, क्योंकि ये फिक्स है, ये चीज़ें क्या है, फिक्स है, इन्हीं का क्या करें आप रूप बदलें और नई नई चीज़ें लेके आए। अब जरा एक एग्जाम्पल वो लीजिए, अब टमाटर तो पहले भी होता था, टमाटर आज भी होता है, पर आपको पता है किसान केचप पहले नहीं थी, सॉस वाला सिस्टम पहले नहीं था, पर हाँ टमाटर की चटनी जरूर होती थी। तो किसी ना किसी व्यक्ति के माइंड में ये बात आई होगी, क्यों ना यार, अगर टमाटर से चटनी बन सकती है, क्यों ना इसका रूप बदल कर और इसमें कुछ मिला के हम इसका और रूप बदलें। टमाटर मिलते हैं 20 रुपये किलो, सॉस की बोतल मिलती है 1 किलो टमाटर 20 रुपये, 1 किलो सॉस की बोतल 150 रुपये। देखिए कितना कमाल है, 1 किलो टमाटर की वैल्यू हमने 150 रुपये कर दी। तो यही होता है पूरी इकोनॉमी के अंदर। और जो अर्थशास्त्री होते हैं, जो सरकार को तरह तरह की जो सूचना एडवाइस देते हैं, वो इसी तरह से देते हैं कि भाई ये चीज़ें हमारी क्या है, फिक्स है, और कैसे हम इन्हीं चीज़ों का सही तरीके से, सही वितरण से, ईमानदारी से अगर इनका रूप बदलकर हम मार्केट में उतारें तो हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं और कई देशों को हम पीछे छोड़ सकते हैं। क्योंकि ये माइंड में बिठा लीजिए, ये चीज़ फिक्स रहेगी आपके पास, ये बढ़ने वाली नहीं। 1947 में भी आपके पास इतना ही क्षेत्रफल होगा भारत का, और यकीन मानिए 22 में भी लगभग इतना ही है। क्लियर? तो भौतिक संसाधन के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी, निर्माण, विनिर्माण, सारी मशीनरी, तरह तरह की, पूरी तरह की सभी। अच्छा, ये एक चीज़ और, ये सारी गतिविधियाँ किसी न किसी स्थान पर होती हैं। ठीक है, ये जितनी भी गतिविधियाँ हैं, ये किसी न किसी क्या होंगी, प्लेस पर होंगी, स्थान पर होंगी। उसी को हम बोल देते हैं औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया। सीधी सी बात है, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो स्थान होगा, हवा में तो होगी नहीं। तो जहाँ भी ये स्थान, जिस स्थान पर ये सारी गतिविधियाँ होंगी, एक्टिविटीज़ होंगी, उसको हम बोल देते हैं औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, तो औद्योगिक क्षेत्र भी किस में आता है, आपका सेकेंडरी क्षेत्र में आता है, अर्थात भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आता है। क्लियर? अब तीसरा आता है मानवीय संसाधन, जिसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। अब सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए, मानवीय संसाधन के अंतर्गत वो सभी मानव आएंगे जो इनको क्या करेंगे, उपयोगी बनाएंगे, जो इनका यूज़ करेंगे। अब मेरे को बताइए, बिना इसके इनका कोई यूज़ नहीं, कोई उपयोग नहीं, कोई फायदा नहीं है। अब बताइए, प्राकृतिक संसाधन हो आपके पास मानव ही नहीं है, लोग ही नहीं है, जनता ही नहीं है, क्या करोगे इनका? और दूसरा भौतिक संसाधन मान लीजिए आपने मशीन लिया है, तो मशीन अपने आप तो नहीं चलेगी,
कितनी भी ऑटोमेटिक मशीन ले आइए, उसका बटन तो दबाना ही पड़ेगा, और बटन अपने आप नहीं दबेगा, बटन दाबने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए, अर्थात मानव चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यूजलेस हैं जब तक ये व्यक्ति ना हो, ठीक है। तो मानव संसाधन के अंतर्गत वो सभी संसाधन आते हैं जो इनको रेगुलेट करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, और अधिक क्या करते हैं, उपयोगी बनाते हैं। वो सभी संसाधन कहलाते हैं मानवीय संसाधन। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, इसके अंतर्गत क्या आती है, हम लोग, जनसंख्या हमारी, वो भी क्या है, एक मानवीय संसाधन। अब समस्या ये है कि जो लोग होंगे, जो व्यक्ति होगा, जो पर्सन होगा, वो दो टाइप का हो सकता है। एक तो होगा वो कुशल और एक होगा अकुशल। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आपको लगता है किसी भी देश की, अगर हम ये डिफाइन करें ना, अगर आपको ये कभी क्वेश्चन इस टाइप से आए कि अगर मान लीजिए किसी देश के पास प्राकृतिक संसाधन है, भौतिक संसाधन भी है, तो हम क्या कह सकते हैं कि क्या वो देश रिच होगा? नहीं, ठीक है। हमें वहाँ के जो मानवीय संसाधन है, जो वहाँ के लोग हैं, वो क्या होने चाहिए, स्किल्ड होनी चाहिए। वहाँ की लेबर क्या होनी चाहिए, स्किल्ड होनी चाहिए। अगर मान लीजिए, अब देखिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास गैस के बड़े बड़े भंडार हैं, बट स्किल नहीं है, कैसे बनाए, तभी पिछड़ा रह चुका है, ठीक है। और यही चीज़ जापान को ले लीजिए, जापान के पास ये है ही नहीं, इनका वो इंपोर्ट करता है, मंगवाता है दूसरे देशों से, बहुत कम है नहीं का मतलब कि ये नहीं कि नगण्य नहीं है, बहुत कम है। अगर इतने संसाधन भारत में होते तो भारत की आधी जनता मर जाती। तो अब, और जबकि जापान हमसे बहुत आगे है, डेवलप कंट्री है जापान, वो कैसे हो गया? क्योंकि वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की सरकार ने क्या किया, अपने लोगों के अंदर, अपनी मानव के अंदर, अपनी जनसंख्या के अंदर क्या किया, इन्वेस्ट किया। आगे हमें इन संसाधनों को भी पढ़ना है, को हम डिटेल में पढ़ेंगे, मानवीय संसाधन को डिटेल में पढ़ेंगे। जबकि मानवीय, जैसे कि आप देखते हो, डिबेट में भी देखते हो, कई बार कई पार्टी वाले ये बोलते हैं कि जनसंख्या एक समस्या। जनसंख्या समस्या नहीं है, जनसंख्या समस्या नहीं है, समस्या है कुशलता। ये स्किल इंडिया प्रोग्राम ये क्यों चले थे? आपको पता है, कम से कम 52% आबादी इस देश की युवा है, जो पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। तो इस वजह से पूरे वर्ल्ड के सभी देशों की निगाहें भारत में रहती हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो अर्थव्यवस्था वाले आपको यूज करेंगे, ठीक है। तो जनसंख्या को कभी नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। जनसंख्या तो चीन में भी ज्यादा है, उसकी इकोनॉमी कैसे चली गई हमसे आगे, डबल डिजिट में उनकी जीडीपी कैसे चली गई, समझ पा रहे हो? और जबकि आजाद एक साल लेट हुआ, हम 47 में हुआ, 48 में हुआ। इन्हीं सब चीज़ों को आगे जब हम पढ़ेंगे, कंपैरिजन करके, तुलनात्मक इकोनॉमी भी पढ़ते हैं हम, उसमें वो सारा चीज़ इसमें इकोनॉमी कवर किया जाएगा। पढ़ने का मतलब यहाँ याद करना थोड़ी ना है, समझना है। तो जनसंख्या को कभी भी मतलब ये नहीं, समस्या नहीं समझना है। अगर हम उसको कुशल बना दें, ठीक है, स्किल दे दें, तो यकीन मानिए जनसंख्या बहुत बड़ा रिसोर्स बन जाएगी, मानवीय संसाधन बन जाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो इस मानवीय संसाधन के अंतर्गत हमारे देश की पूरी जनसंख्या आती है, जिसमें जिनकी सहायता से इन दोनों संसाधनों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और रोड बनानी है तो रोड अपने आप नहीं बनेगी, ठीक है, रोलर घुमाना है, रोलर अपने आप नहीं घूमेगा, उस पर कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए, ठीक है। तो पूरी सभी तरह के मानवीय संसाधन, पूरी तरह की जनसंख्या मानवीय संसाधन के अंतर्गत आती है, क्लियर। अब वो कुशल होगी अकुशल होगी, वो आगे का पार्ट हो जाएगा, फिर ज़्यादा डीपली हो जाएगा वो। फिर जब हम इसको डिटेल में खोल के पढ़ेंगे ना, तब हम पढ़ेंगे कि मानवीय संसाधन के अंदर कुशल और अकुशल का क्या मतलब है। कुशल और कुशल को ऐसे समझ लीजिए, देखिए, एक व्यक्ति है कि जो शारीरिक रूप से स्ट्रोंग है, बट उसका दिमाग सही नहीं है, मतलब वो पढ़ता नहीं है, मान लीजिए 8 ही पढ़ा है, तो वो भी व्यक्ति क्या है, मानवीय संसाधन है। अगर वो कोई काम करे, क्योंकि उससे हम काम करवा सकते हैं, मान लीजिए कोई भारी भरकम काम हो तो उससे करवा सकते हैं, ठीक है। और एक व्यक्ति क्या होगा, कुशल होगा, जिसने क्या किया, अच्छी खासी पढ़ाई की। आपने देखा होगा कि आपको देखने में ये तो लगता होगा यार, एक मजदूर पूरे दिन कसी चलाता है और 400 रुपये दिहाड़ी कमाता है, और एक कंप्यूटर ऑपरेटर वाला आराम से एसी में बैठ के कंप्यूटर चलाता है और एक दिन में 1000 रुपये बनाता है। ये जबकि मेहनत कौन कर रहा है, मजदूर। यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ दिक्कत मेहनत की नहीं है, यहाँ दिक्कत है उसकी कुशलता की। अगर उसके पास स्किल होती तो वो कसी क्यों चलाता। तो जो मजदूर होते हैं, जो लोग होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, कुशल होते हैं, स्किल होते हैं और अनस्किल्ड होते हैं, ठीक है। आगे इसको मानवीय संसाधनों में हम पढ़ेंगे। अभी तो हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि भैया इस अर्थशास्त्र का मतलब क्या है। आप समझ लीजिए इसके अंदर क्या क्या आता है, और आगे पूरी इकोनॉमी की झलक दिखेगी, ठीक है। पूरे का पूरा सर्विस सेक्टर इसके अंतर्गत आता है, मानवीय संसाधनों के अंतर्गत या तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। इसको टर्चरी बोलते हैं ना, तृतीय क्षेत्र भी बोलते हैं, टर्चरी सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो पूरे का पूरा आपका सर्विस सेक्टर इसके अंतर्गत आएगा। अब आपको पता है सर्विस कौन प्रोवाइड करता है। सर्विस का मतलब मैंने समझा दिया, इंटेंजिबल होती है, ना तो दिखती है ना छू सकते हैं। तो सर्विस कौन प्रोवाइड करता है, आपको पता है डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वकील, टीचर, ये सब क्या है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं,
ठीक है, जो हमें नहीं दिखाई देती। ये भी क्या है, संसाधन है, ठीक है। इनके अंदर भी उत्पादन करने का गुण पाया जाता है। और मैंने शुरू में लिखाया था कि भाई इस संसाधन के अंतर्गत वो सभी संसाधन शामिल है इस अर्थ के अंतर्गत जिसमें किसी वस्तु और सेवा का उत्पादन करने का गुण पाया जाए। क्या डॉक्टर कोई उत्पादन करता है तो कहेंगे यार कोई चीज़ तो दिखाई नहीं दी, ये कोई वस्तु तो हमें दिखाई नहीं दी, पर यकीन मानिए वो भी उत्पादन करता है, वो सर्विस देता है ना। वकील सर्विस देता है, टीचर आपको सर्विस देता है, तो ये भी क्या है, उत्पादन ही है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि इस अर्थ के अंतर्गत, देखिए अब इस अर्थ के अंतर्गत ये सारी चीज़ें शामिल है। अब आपको समझ में आएगा अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र का मतलब। इन्हीं संसाधनों की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इन्हीं संसाधनों की व्यवस्था करना कहलाता है अर्थव्यवस्था। यह है सही मतलब अर्थव्यवस्था का। इन्हीं संसाधनों की व्यवस्था करना कहलाता है अर्थव्यवस्था। और इन संसाधनों की अर्थव्यवस्था करने के लिए, इनको मैनेज करने के लिए कुछ नियम और कानून हैं। उन नियमों और कानूनों का पुलिंदा कहलाता है अर्थशास्त्र। हर सब्जेक्ट का अपना एक पॉलिसी होती है, एक रूल होते हैं, रेगुलेशन होते हैं। जैसे राज्य व्यवस्था का अपना रूल और पोर्शन क्या है, आपकी संविधान। इसी प्रकार बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने इन्हीं संसाधनों की व्यवस्था करने के लिए कुछ नियम और कानून दिए। उन नियमों और कानूनों का पुलिंदा या संघ क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र। तो दोनों शब्द आपको क्या हो जाने चाहिए, क्लियर हो जाने चाहिए कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है। होता तो मैं आपको एक लाइन में लिखवा देता, पर अब मजा ना आता। आई थिंक ऐसा कोई सा प्राणी नहीं होगा आप में से जिसको इसका अर्थ अब ना समझ में आया हो। देखिए, शब्द दो थे पर अर्थ बहुत व्यापक था। पूरी इकोनॉमिक्स इसमें समाई हुई है, पूरी इकोनॉमिक्स छिपी हुई है। अब जरा समझना, पूरी इकोनॉमिक्स की आपको मैं सैर करवाता हूँ, थोड़ी थोड़ी झलक दिखाता हूँ, और आगे मैं अर्थव्यवस्था के प्रकार भी बताऊंगा। सारी इन्हीं से सभी का जन्म इसी से होगा, इन्हीं से सभी का जन्म होगा, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था बेसिकली क्या है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक संसाधनों की मैनेज करना, व्यवस्था करना अर्थव्यवस्था कहलाता है। और इनकी व्यवस्था जिन नियमों और कानूनों के तहत की जाती है उसको अर्थशास्त्र कहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अब प्राकृतिक संसाधन है तो दे दिए, जिसको भी दिल किया दे दिया, चलो भाई उत्पादन कर, ऐसा नहीं है। उसका कोई नियम कानून तो होगा ना कि कितनी डिमांड आएगी, क्योंकि डिमांड सप्लाई भी पढ़ेंगे आगे, कितनी डिमांड है, कितना प्रोडक्शन करना है। ऐसा नहीं है कि आपने 100 प्रोडक्शन कर दिया, 100 यूनिट प्रोडक्शन कर दिया और डिमांड मार्केट में 1 यूनिट की है तो आपकी 99 यूनिट खराब। ऐसा भी नहीं है कि आपने प्रोडक्शन 100 यूनिट कर दिया और डिमांड मार्केट में आपकी 200 यूनिट की है, तब भी प्रोडक्शन खराब, तब भी वो इकोनॉमी के लिए सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो हर चीज़ का, हर सब्जेक्ट का अपना एक नियम कानून होता है। उन नियम कानूनों को हर सब्जेक्ट में उसका अर्थ क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उसका अर्थ क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र। और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत उसका अर्थ क्या हो जाता है, राजनीति अथवा सिद्धांत, ठीक है। तो इन्हीं तीनों संसाधनों की व्यवस्था करने के लिए बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने, जिनमें एडम स्मिथ हुए, ठीक है, और किंज हुए, ठीक है, और पिगू हुए, कई अर्थशास्त्री हैं, आगे हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो उन्होंने कुछ इन्हीं को रेगुलेट करने के, मैनेज करने के लिए सही से उन कुछ नियम और कानून दिए। तो उन नियमों और कानूनों का पुलिंदा अर्थशास्त्र, और इन्हीं को मैनेज करना, उन नियमों और कानूनों का पुलिंदा का यूज़ करके वो व्यवस्था कहलाएगी अर्थव्यवस्था। क्लियर है, दोनों शब्द में कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मैंने आपको कहा था, देखिए अब हमें पढ़ेंगे इसके की टाइप, वो टाइप मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, पर उसका इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि हम उसको कितनी कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है। पहले मैंने आपको कहा था कि मैं आपको पूरी इकोनॉमिक्स की झलक दिखाऊंगा इसके अंतर्गत। अब जरा समझना, पहला चैप्टर आता है आपका, चलो मैं लिखता नहीं, बोल देता हूँ, समझना, ध्यान से सुनना, जीडीपी। जब जीडीपी आप पढ़ेंगे ना मेरे से, तब आपको समझ में आ जाएगा इसकी वैल्यू क्या है। क्योंकि इन्हीं से क्या, जीडीपी बेसिकली क्या है कि किसी देश का किसी एक निश्चित वर्ष के अंतर्गत कुल उत्पादन। तो उत्पादन मेरे को बताइए, प्रोडक्शन कहाँ से होगा, इन्हीं 3 क्षेत्र से होगा ना। जीडीपी क्लियर, ठीक है, उसको अब डिटेल में पढ़ेंगे। नेशनल इनकम जीडीपी से निकलेगा, वो कैसे निकलेगा सारा बता दिया जाएगा, एनडीपी वगैरह। अब जरा समझना, दूसरा एक जीडीपी क्लियर हो गया। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का सीधा सीधा मतलब होता है महंगाई। इन्हीं की तो व्यवस्था करनी है, इन्हीं में तो हमें रेट फिक्स करने हैं किसी की महंगाई। रेट कैसे फिक्स करने हैं, डिमांड और सप्लाई को पढ़ के, ठीक है, कि डिमांड ना तो डिमांड ज़्यादा रहे ना सप्लाई कम रहे, सारी चीज़ें बैलेंस रहे, ठीक है। अगर मान लीजिए मार्केट के अंदर क्या होगा, मार्केट के अंदर मान लीजिए आपने 100 यूनिट बनाई और डिमांड आ गई आपके पास 150 यूनिट की, तो दिक्कत क्या होगी, आप जो 150 यूनिट की जो सप्लाई करोगे ना, उसमें क्या करोगे, मान लीजिए 1 यूनिट का रेट 10 रुपये था, तो जैसे ही आपके पास डिमांड ज़्यादा आएगी ना, तो जो बेचने वाला व्यापारी होता है उसको देश से मतलब नहीं होता, वो क्या करेगा, उसका रेट बढ़ा के बेचेगा, क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर होती है, ठीक है। तो वो 10 की चीज़ को 15 में बेचेगा, तो इससे क्या होगा, उसको तो प्रॉफिट हो गया, बिजनेस में तो प्रॉफिट हो गया, पर देश को नुकसान हो गया क्योंकि करेंसी की वैल्यू घट गई। इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन, वो पूरा आगे अलग टॉपिक है। तीसरा, टैक्स सिस्टम आप पढ़ेंगे। अब मेरे को बताइए,
टैक्स लगता है, तो टैक्स इन्हीं पे तो लगता है, प्रोडक्शन पे। इनका जो यूज़ करेंगे, जो प्राकृतिक संसाधन है, इनकी सहायता से ये लोग इनकी सहायता से इसका जो यूज़ करेंगे। मान लीजिए ब्रेड बन गया या केक बन गया, तो केक अंततः आया कहाँ से था? आट गेहूं से, ठीक है। चलो एग्रीकल्चर सेक्टर पे तो नहीं लगता टैक्स, तो बाकी यहाँ से जो इनका जो रूप बदलकर जो चीज़ वस्तु आएगी, उसका क्या होगा? उस पर तो क्या करेगी सरकार? टैक्स लगाएगी। वो टैक्स लगना भी चाहिए, क्योंकि भाई सरकार चलानी है, देश में बहुत खर्चे होते हैं, वो सरकार की इनकम का सोर्स क्या है? मेनली तो टैक्स ही है ना, ठीक है। तो टैक्स भी तो हम इन्हीं पे लगाएंगे। तो आप देख रहे हो कि पूरा टैक्स चैप्टर भी इसी पे टिका हुआ है, ठीक है। अब जरा समझिए मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी होती है आरबीआई बनाता है, फिजिकल पॉलिसी होती है आपकी गवर्नमेंट बनाती है। वो भी तो यही देख के बनाएगी कि देश में कितना प्रोडक्शन है, कितने रिसोर्सेज हैं, तो वो भी यहाँ पे सम्मिलित हो चुका है। आगे पढ़ते हैं हम प्राइमरी सेक्टर, पूरा प्राइमरी सेक्टर। अब देखेंगे कृषि, भाई कृषि में हमारी क्या समस्या है, हम क्या कर सकते हैं, वो भी तो इसी में पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधनों में कृषि किसका पार्ट है? प्राकृतिक संसाधनों को। जब हम कृषि को पढ़ेंगे कि भारतीय कृषि का स्वरूप कैसा है, इसमें क्या समस्या है, पहले क्या था, कैसे प्रोडक्शन बढ़ सकता है, कैसे किसानों की आय दुगनी हो सकती है, कैसे हम किसानों को और अच्छा स्किल दे सकते हैं, कैसे जो अमेरिका के जो किसान है वो हमारे किसानों से कैसे स्किल्ड है, कैसे उनको स्किल बनाया जा सकता है, कैसे उनको सॉरी आज का जो किसान है वो ये सोचता है कि उसका बच्चा कभी भी किसान ना बने। ये सोच हम उसकी कैसे बदल सकते हैं? कैसे, कहने का मतलब कृषि को पूरा प्रॉफिट वाइज सेक्टर बनाया जा सकता है, जिससे क्या हो? प्रॉफिट हो। वो भी तो इसी के अंतर्गत आ रहा है। देख रहे हो पूरी इकोनॉमिक्स आ रही है, पूरा भौतिक संसाधन, तरह तरह की मशीनरी आ रही है। हम क्या कर रहे हैं? अपना दिमाग लगा कर, मैंने आपको बताया कि केक तो हम 10 साल पहले नहीं जानते थे, 15 साल 20 साल पहले नहीं जानते थे, केक तो आज आया है, किसान कैचअप आज आया है। कैसे हम अपने लोगों को इतना स्किल्ड बनाए कि इनसे चीज़ें क्या करें और उसका रूप बदल के वैल्यू एडिशन करके बनाए, वो भी तो सारा इसी में आ रहा है। पिज़्ज़ा तो आज आया, पिज़्ज़ा तो आपने नहीं देखा था पहले, पर पिज़्ज़ा आज आ रहा है। आप देखिए कि जो पिज़्ज़ा की दुकानें होती हैं, जो डोमिनोज सेक्टर होता है, मान लीजिए डोमिनोज आ गया, ठीक है। उस डोमिनोज के अंदर जैसे ही हम अपना और दिमाग खर्च करेंगे और स्किल्ड अपने लोगों को और स्किल्ड देंगे और स्किल प्रोवाइड करेंगे, जैसे ही उससे क्या होगा? बेरोजगारी भी दूर होती चली जाएगी, क्योंकि बेरोजगारी, गरीबी इसी का पार्ट है, इसी में आएगा। मान लीजिए आज आप सरकार कह दे कि डोमिनोज पिज़्ज़ा बंद, पता है कितने लाख करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। एक डोमिनोज पिज़्ज़ा के अंतर्गत मेरे को तो नहीं लगता कम से कम 20 से 25 लोग काम करते होंगे। उसमें साफ सफाई करने से लेकर, उसमें मैनेज करने से लेकर, उसमें बनाने कुक से लेकर, सप्लाई करने वाले से लेकर तरह तरह के लोग काम करते हैं। कम से कम छोटे से छोटा डोमिनोज भी होगा, कम से कम 20 से 25 लोग काम करते होंगे उसमें। और आप देख लीजिए पूरे भारत में कितने डोमिनोज हैं, कितने पिज़्ज़ा हट हैं। तो अगर एकदम सरकार कह दे कि डोमिनोज बंद, तो कितने लोग सड़क पे आ जाएंगे, ठीक है। और डोमिनोज बना किससे? भाई मैदा आटा से, इन्हीं चीज़ों से तो बना है। हमें क्या पता था? हम जैसे अब डोमिनोज है, अगर मैं इसको थोड़ा हम गांव की लैंग्वेज में बोलना चाहें, घरेलू लैंग्वेज में, तो आप क्या कहेंगे? डोमिनोज बेसिकली क्या है? वो मोटी रोटी है, जैसे जिसको हम, आप क्या बोलते हैं गाँव में? रोट बोलते हैं, रोट, ठीक है। रोट तो समझते हो ना? तो बेसिकली अगर किसी अनजान या किसी पुराने व्यक्ति को आप दिखाओगे, वो क्या कहेगा? ये तो रोट है, ठीक है, बड़ी मोटी रोटी है। तो उसको तो नहीं पता, पर हमने क्या किया? इसका रूप बदल दिया। यकीन मानिए अगर हम भविष्य में केक से कुछ बनाने लग जाएं, अब आलू से, आपको पता है चिप्स तो पकोड़े तो बनते थे, चिप्स तो अभी बनने स्टार्ट हुए ना 10-15 साल से, चिप्स पहले तो नहीं बनते थे, पर हमने अपना दिमाग लगाया, स्किल यूज़ की कि हम क्या इसका और रूप बदल सकते हैं, ठीक है। तरह तरह की चीज़ें हैं जो हमें, अब जैसे मान लीजिए कार है, कार पहले भी थी अभी भी है, पर हम डेली बाय डे क्या कर रहे हैं? उसका रूप बदल रहे हैं, ठीक है। वो सारा कुछ इसी के अंतर्गत आएगा। बेरोजगारी इसी से जुड़ी हुई है, गरीबी इसी से जुड़ी हुई है, क्लियर है। तो मैंने आपको दिखाया कि आरबीआई बैंक काम करते हैं, वो इन्हीं को तो लेकर करते हैं। ये जो इंडस्ट्री वाले हैं, अगर लोन लेके ना इंडस्ट्री लगाएं, तो क्या लोन अगर नहीं लेंगे तो उनको इंटरेस्ट कैसे जाएगा बैंक को? बैंक कैसे चलेंगे? बैंकिंग क्षेत्र भी इससे जुड़ गया, क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमें अपने देश का आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास कैसे करना है? इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों में अंतर होता है, पूरा डिटेल में बता दिया जाएगा। अगला चैप्टर वही होगा जब हम पूरा इसको पढ़ के जीडीपी को पढ़ के आगे जाएंगे। ये तो बहुत लंबी लंबी क्लासेस जाएंगी, ठीक है। तो हम किसी भी देश का आर्थिक विकास या आर्थिक समृद्धि कैसे करेंगे, जीडीपी किसी की कैसे बढ़ेगी? वो इन्हीं से तो बढ़ेगी, क्योंकि हम ये चीज़ जानते हैं, ये जो सेक्टर है हमारे पास फिक्स है, क्लियर। तो ये था भाई अर्थव्यवस्था का मतलब, ठीक है। अगर आपको समझ में आया होगा, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स, तो आप मेरे को इस पर व्हाट्सअप कर देना 8295447652, ठीक है। ये तो हुआ अर्थव्यवस्था का मतलब। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक है। अर्थव्यवस्था को हम, या कहें इकोनॉमिक्स को हम कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे एक तो हम उसको आकार के आधार पर बांट सकते हैं, ठीक है।
यानी साइज के आधार पर। जब हम उसको आकार के आधार पर बांटेंगे तो हम उसको दो टाइप में बांटेंगे। एक तो होता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, व्यष्टि अगर मैं सही लिख पा रहा हूँ, ठीक है। एक होता है मैक्रो, जिसको हम समष्टि बोलते हैं, अगर हम उसका डिवीजन आकार के आधार पर करेंगे, ठीक है। मैंने कहा कि हम इसको कई तरीकों से बांट सकते हैं, तो इस वजह से हम सारे सभी लिखने हैं और एक एक को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि माइक्रो को नहीं पढ़ना, ये माइक्रो के अंदर बहुत कुछ है। कम से कम जो 12th क्लास के 6 चैप्टर है ना, वो सारे इसमें हैं। इस मैक्रो के अंदर 12th क्लास के 6 चैप्टर है, वो सारा इसके अंदर है। जीडीपी इसके अंदर आएगा, ठीक है। माइक्रो का बेसिकली अर्थ अगली क्लास में बताया जाएगा डिटेल में। वैसे माइक्रो का बेसिकली अर्थ ये होता है कि हम जब किसी एक सिंगल यूनिट की, एक व्यक्ति की, एक घर की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो वो माइक्रो कहलाती है। और जैसे ही हम किसी एक बड़े देश की, बड़े राज्य की, पूरे देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो वो मैक्रो कहलाती है। तो अब आपको अर्थव्यवस्था, जैसी अर्थव्यवस्था शब्द आया, आपके माइंड में सारे चित्र खुल जाने चाहिए कि हाँ, अर्थव्यवस्था के अंदर ये शामिल है, पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर ये शामिल है, ये सेक्टर शामिल है, इन्हीं की व्यवस्था करनी है। क्लियर? तो अगर आकार के आधार पर हम बांटते हैं तो हम पाते हैं माइक्रो और मैक्रो, ठीक है। दूसरा, अगर हम इसको स्वामित्व के आधार पर बांटेंगे तो हम पाते हैं, पहली आती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। दूसरी आती है समाजवादी। अब याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन कैसा भी आए पूरा ये खोल के पढ़ाया जाएगा एक एक शब्द, ठीक है। तीसरा आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो स्वामित्व के आधार पर हम पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था 3 टाइप में बांट सकते हैं। मैंने आपको कहा ना कि इसको बांटने का आधार अलग अलग होगा, वो क्वेश्चन में अपने आप बोल देगा, ठीक है। आकार के आधार पर बांटेंगे तो माइक्रो और मैक्रो, स्वामित्व के आधार पर बांटेंगे तो पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स इकोनॉमी। क्लियर? और आगे देखेंगे किस किस देश की क्या है, कैसे, अगर हमारे देश में पूंजीवादी बनानी है तो हमें क्या प्रॉब्लम आएंगे, तो आगे पूरा अगले क्लासेस में पढ़ा जाएगा इसको। एक और बांट सकते हैं हम, जैसे हम विकास के आधार पर भी बांट सकते हैं, ठीक है। विकास के आधार पर अगर हम बांटें तो हम पाते हैं, एक आती है विकासशील अर्थव्यवस्था, दूसरी आती है, एक आती है विकसित अर्थव्यवस्था, एक आती है अल्प विकसित। जैसे एक होता है विकासशील को क्या बोलते हैं, डेवलपिंग, और ये क्या होता है, डेवलप्ड, ठीक है। तो विकासशील, तो जैसे भारत क्या है, विकासशील देश है, यानी विकास के पथ पे अग्रसर है। अगर आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा विकासशील और विकसित में सही मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भी इसका खेल आएगा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, वहाँ पे जिसका जिस परसेंटेज पे योगदान होता है उस पर डिसाइड करते हैं कि ये विकसित है या विकासशील या अल्प विकसित है, ठीक है। तो दूसरा आता है आपका विकसित, जो डेवलप हो चुकी है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ठीक है, ये सब क्या है, डेवलप। चीन डेवलप नहीं है, चीन विकासशील है, ठीक है। उसके बाद हम अगर इसको योजना के आधार पर बांटना चाहें तो योजना के आधार पर आएगी आपकी योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध, ठीक है। ये तो था पहला, ये है दूसरा, ठीक है। और दूसरा, अगर हम इसको विश्व के संबंधों के आधार पर बांटना चाहें, संबंधों के आधार पर, तो हम पाते हैं, एक होती है हमारे पास खुली अर्थव्यवस्था, एक होती है बंद अर्थव्यवस्था। क्लियर? उसके बाद अगर हम इसको विभिन्न सेक्टर के आधार पर बांटना चाहे, क्षेत्र के आधार पर बांटना चाहे, तब हम पाते हैं, एक तो कृषिक, जिसको हम बोलते हैं कृषि क्षेत्र, प्राथमिक सेक्टर, ठीक है। दूसरा औद्योगिक, तीसरा आता है सेवा, सर्विस सेक्टर, ठीक है। यानी एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी और सर्विस इकोनॉमी, सर्विस सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। दूसरा, अगर हम इसको निर्भरता के, डिपेंडेंसी के आधार पर बांटना चाहें तो हम बांट सकते हैं इसको, एक तो आपका आत्मनिर्भर, ये तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये तो डिमांड थी प्रधानमंत्री जी की। एक होता है आश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। और दूसरा होता है, दिखाई दे रहा है आश्रित के बाद, परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो हमने देखा कि इन अर्थव्यवस्थाओं को उनके अर्थों के आधार पर बांट सकते हैं, वो क्वेश्चन की डिमांड होगी। अगर हम आकार के आधार पर देखेंगे तो माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो एक देश की, एक घर की, एक व्यक्ति की, और मैक्रो पूरे बड़े लेवल पे, ठीक है। दूसरा, अगर स्वामित्व के आधार पर देखेंगे हम पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। विकास के आधार पर देखेंगे विकासशील, विकसित, अल्पविकसित। योजना के आधार पर योजनाबद्ध, गैर योजनाबद्ध। निर्भरता के आधार पर आत्मनिर्भर, आश्रित, परस्पर निर्भर। संबंधों के आधार पर यानी विदेशों के साथ संबंधों के आधार पर खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है। सेक्टर के आधार पर कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र।
पूरी इकोनॉमी का यही सार है, ये सारा इसके आगे टाइप ये आपको कल अगली क्लास में करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये थी भाई डेमो क्लास। आप में से कौन सा ऐसा प्राणी है जिसको ये ना समझ में आया हो? अगर यहाँ समझ में नहीं आएगा तो 100% कहीं भी समझ में नहीं आएगा। क्लियर? तो ये थी डेमो क्लास। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। अब कोई डेमो क्लास नहीं आएगी इकोनॉमी से रिलेटेड, वो सारी क्लासेज अब पेड में जाएंगी, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।